हिंदू शाहियों और गजनवियों के दरमियान लड़ाइयों का ये आखिरी दौर था। महमूद के हिंदुस्तान पर हमले बदस्तूर जारी थे और हिंदू शाहियों को अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना था और इनके दरमियान फिर से जंगों का आगाज होने वाला था। जंगों के इस दौर में अब हिंदू शाही फौज की कमान त्रिलोचना पाला के पास थी। हिंदू शाहियों और गजनवियों के दरमियान लड़ाई के इस फैसला कुन फेज में क्या हुआ, जानिए इस वीडियो में। हिंदू शाहियों और गजनवियों के दरमियान जंगों के कई दौर हुए। काबुल और गजनी पर कंट्रोल से शुरू होने वाली ये जंगें अगली कई दहाइयां चलती रही। दोनों के दरमियान इन लड़ाइयों के कई दौर हुए। पहले सुबक्तगीन और जयापाला के दरमियान लड़ाइयां हुई, फिर महमूद और जयापाला के दरमियान जोर आजमाई होती रही। इसके बाद आनंद पाला और महमूद के दरमियान लड़ाइयों का एक और दौर चला। दोनों के दरमियान इस दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ था, फिर चरख, गुजाक, पेशावर, मुल्तान और चच की लड़ाइयां कैसे लड़ी गई। इस दौरान दोनों ने डिप्लोमेसी को भी चांस दिया और मुआहिदा गजनी भी हुआ। इन तमाम हालात और वाकयात के हवाले से मैं डिटेल्ड वीडियोस कर चुका हूं। अगर आप लड़ाइयों के इस फेज से पहले बैकग्राउंड समझना चाहते हैं तो नीचे इनके लिंक्स मौजूद हैं। हिंदू शाही डायनेस्टी का क्राइसिस अब बढ़ता जा रहा था। वो बहुत सा इलाका कंसीड कर चुके थे। जयापाला के दौर में काबुल और गजनी का कब्जा छुड़ाने से बात अब उनके अपने इलाकों तक आ गई थी। आनंद पाला के दौर में तो हिंदू शाही राजा गजनी का एक गवर्नर बन चुका था और अब वो गजनी की सल्तनत के ट्रिब्यूटरी थे, यानी उन्हें खिराज देते थे। आनंद पाला वो वाहिद हिंदू शाही राजा था जिसने इस स्टेटस को कबूल किया, लेकिन शायद उसे हिंदू शाही राज का सर्वाइवल इसी में नजर आया। मुसलसल जंगों ने रियासत पर बोझ बहुत बढ़ा दिया था। फिर पै दर पे शिकस्तों ने उनकी रेपुटेशन दीगर रियासतों के मुकाबले में कमजोर कर दी थी। दूसरी तरफ महमूद के हमले भी जारी थे और हर हमले के बाद गजनवी और ज्यादा मालदार और ताकतवर होते जा रहे थे। जब महमूद नारायणपुर से सन 1010 में वापस आया तो आनंद पाला ने इसीलिए एक सफारती मिशन भेजने का फैसला किया और हिंदू शाहियों और गजनवियों के दरमियान जंग बंदी हो गई। लेकिन ट्रीटी ऑफ गजनी के बाद आनंद पाला ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा और सन 1010 या 11 में उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद उसका बेटा त्रिलोचना पाला हिंदू शाही राजा बना। उसने अप्रैल 1010 से अक्टूबर 1011 के दरमियान तख्त संभाला। उसे विरसे में एक ऐसी सल्तनत मिली थी जिसके हालात कुछ अच्छे नहीं थे और जिनका मैं अभी जिक्र कर चुका हूं। इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब यह था कि इस रियासत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना है और उसकी रेपुटेशन को बहाल करना है। ऐसा सिर्फ मजीद एक्सपेंशन करने से ही हो सकता था, क्योंकि उस जमाने में स्टेट के लिए ज़राए आमदन ये फतुहात और नए इलाके ही हुआ करते थे। उसने शिवालक हिल्स की तरफ अपनी सल्तनत को फैलाने की कोशिशें शुरू कर दी और इसमें उसको कुछ कामयाबी भी मिली। जल्द ही उसकी सल्तनत का बॉर्डर दरिया सिंध से लेकर अपर गंगा वैली तक फैल गया। उसके दौर में नंदना ही सल्तनत का कैपिटल रहा, जो कि उसके बाप आनंद पाला ने यहाँ मूव किया था। इससे पहले हिंदू शाहियों का कैपिटल हुंद हुआ करता था। अल-बैरूनी का कहना है कि आनंद पाला के बरक्स उसका रवैया मुसलमानों के बारे में मुख्तलिफ था। उसका बाप आनंद पाला मुसलमानों से नफरत करता था, लेकिन त्रिलोचना पाला ऐसा नहीं था। उसने अपने बाप के किए हुए तमाम मुआहदों की पासदारी की। वो महमूद के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक रखना चाहता था और उसने उसके साथ दोस्ताना और एतमाद वाले ताल्लुकात की कोशिश की। उसके इस एतमाद का पहला इम्तिहान उस वक्त आया जब महमूद ने सन 1010 और 11 में थानेसर की तरफ फौज लेकर मार्च शुरू किया, जो कि करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। इस जगह के बारे में गर्देजी ने लिखा है कि ये हिंदुओं के लिए ऐसे ही मुकद्दस थी जैसे मुसलमानों के लिए मक्का। महमूद ने हिंदू शाही राजा त्रिलोचना पाला से इस बात की इजाजत मांगी कि वो उसके इलाकों से गुजर सके। त्रिलोचना पाला ने मुआहदे की मुकम्मल पासदारी की और उस पर अमल करने का फैसला कर लिया और महमूद की फौज को एक सेफ पैसेज दिया गया। उसने अपने लोगों को भी हुक्म दिया कि वो इस बात का ख्याल रखें कि अगर महमूद की फौज को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसे मुहैया की जाए। उसने थानेसर के लोगों की बिहाफ पर भी सुलह के लिए कोशिशें की, जो कि उस वक्त तोमारा डायनेस्टी के अंडर था। महमूद ने उसकी सपोर्ट को तो सराहा, लेकिन उसने शहर बचाने के लिए त्रिलोचना पाला की तजवीज़ कि थानेसर के लोगों से तावान या ईयरली ट्रिब्यूट ले लिया जाए, उसे मानने से इनकार कर दिया। महमूद ने मजीद 50 हाथियों और कीमती तोहफों की पेशकश भी रद्द कर दी। वो जो इरादा करके आया था वो वही करना चाहता था। थानेसर की लड़ाई के बाद शहर को लूट लिया गया। अल-लुत्बी ने इस लड़ाई की तारीख तो मेंशन नहीं की, लेकिन ये लड़ाई नंदना की लड़ाई से पहले ही हुई। अब्दुर्रहमान का लिखना है कि इस लड़ाई को रोकने में नाकामी पर त्रिलोचना पाला पर भी तनकीद हुई।
کہ وہ محمود کو ایسا کرنے سے روکنے میں ناکام رہا، اسی لیے اس جنگ کے بعد اس نے محمود کے ساتھ کوآپریشن اور فرینڈشپ کی پالیسی کو ترک کر دیا۔ معاملات یہاں سے اس کے بیٹے بھیما کے ہاتھ میں جانا شروع ہو گئے، جو اس سے پہلے غزنویوں کے حوالے سے سخت لائن لینے کا حامی تھا۔ وہ اپنے باپ کو بھی ایسا ہی کرنے کا کہتا تھا۔ حالات نے پلٹا کھایا اور تریلوچنا پالا نے اگلے سال سے محمود کو ٹریبیوٹ بھیجنا بند کر دیا اور اب محمود کے خلاف اوپن بغاوت کر دی۔ یوں جنگ کے لیے دونوں کے درمیان اب میدان سجنے والا تھا۔ محمود نے اب فوج لے کر ہندوستان کا پھر سے رخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے غزنی سے نومبر سن 1013 میں خزاں کے موسم میں اپنا مارچ شروع کیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی فوج تھی جس کا رخ ہندو شاہی کیپٹل نندنا کی طرف تھا۔ نندنا سالٹ رینج میں واقع تھا اور کئی ہسٹورینز نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک پہاڑ پر واقع تھا جسے کوہ بالناتھ کہا جاتا تھا۔ یہاں اس ہندو شاہی ڈائنسٹی کے ریمینز آج بھی ملتے ہیں۔ بہرحال محمود کی فوج اب اس کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن وہ ہند کے بارڈر کو کراس نہ کر سکا۔ جربتکانی نے لکھا ہے کہ ایک ہیوی سنو فال کی وجہ سے آنے والے راستے بند ہو گئے اور راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ یہ فوج آگے نہ بڑھ سکی اور اسی سخت موسم کی وجہ سے محمود اور اس کی فوج کو واپس غزنی لوٹنا پڑا۔ محمود نے اس دوران مزید فوج اور اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا اور وہ پھر سے فوج لے کر بہار کے موسم میں ہندوستان کی طرف آیا۔ الاتبی نے لکھا ہے کہ اب اس مرتبہ اس کی فوج 2 ماہ کا سفر کر کے نندنا کے پاس پہنچ گئی۔ جب تریلوچنا پالا کو محمود کے آنے کی خبر ملی تو وہ بھیما کو نندنا کا چارج دے کر خود کشمیر کی طرف چلا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں کے راجا سے مدد لینا چاہتا تھا، دوسرا یہ بھی کہ وہ محمود کی فوج کو 2 فرنٹس پر انگیج کرنا چاہتا تھا۔ راج ترنگنی میں لکھا ہے کہ کشمیر میں لوہارا ڈائنسٹی کے راجا سمگرام راجا نے اس کی مدد کا فیصلہ کر لیا اور اپنے وزیر اعظم تغا یا تنگا کی کمانڈ میں ایک بڑی فورس بھجوائی کہ وہ ہندو شاہیوں کا ساتھ دے۔ دوسری طرف بھیما نے اپنے باپ کے جرنیلوں کو بلایا اور اس نے بھی جنگ کی پلاننگ شروع کر دی۔ ظفر جربتکانی نے لکھا ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ پوٹھوہار کی اس سالٹ رینج کے تنگ راستوں اور بڑے پتھروں کے درمیان رہ کر غزنویوں کے خلاف یہ جنگ لڑی جائے۔ یہاں اس کی فوج زیادہ محفوظ تھی اور آس پاس سے حملے ہونے کا بھی چانس کم تھا۔ اس نے فوج کے آگے ہاتھی کھڑے کر دیے۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں نندنا کی لڑائی یا بیٹل آف نندنا لڑی گئی۔ بھیما نے ہوشیاری سے اس علاقے کے خد و خال کو اپنے ملٹری فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اس محفوظ پوزیشن سے وہ لڑائی لڑتا رہا اور اس کا ارادہ اوپن میدان میں آ کر لڑنے کا نہیں تھا، وہ اپنے دشمن کو ڈی مورلائز کرنا چاہتا تھا۔ یہ صورتحال محمود کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ ایک طرف تو اس لڑائی میں وہ اپنی کیولری کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا جو اس کی مین سٹرینتھ تھی، لیکن دوسری طرف جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ہندو شاہیوں کی فوج کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، انہیں مقامی سپورٹ حاصل تھی۔ محمود کو لگ رہا تھا کہ حالات اس کے ہاتھ سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس نے اپنے نیزہ بازوں سے اب ہندو شاہیوں کو پرووک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے ایسا کرنے میں کئی دن لگ گئے۔ وہ ہندو شاہی فوج کی ایک بڑی ڈیٹیچمنٹ کو باہر اوپن فیلڈ میں لے آیا اور انہیں ختم کر کے رکھ دیا۔ اسی دوران بھیما کی فوج کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ اس فوج کی بڑھتی تعداد سے بھیما شاید اوور کانفیڈنٹ ہو گیا۔ اس نے اپنی لڑائی کا جو پہلا پلان تھا وہ اب ایک طرف رکھ دیا اور اوپن میدان میں آ کر محمود کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہی محمود چاہتا تھا۔ غزنویوں کی فوج اس لڑائی کے لیے سوٹیبل تھی۔ دونوں فوجوں کے درمیان گھنسان کی لڑائی ہوئی۔ جربتکانی کا کہنا ہے کہ بھیما نے اپنے ہاتھیوں کو چارج کرنے کا حکم دیا، لیکن غزنوی تیر اندازوں نے ان کی آنکھوں اور سونوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس طرح سے انہوں نے ہندو شاہی فوج کی اس انیشل سٹرینتھ کو ختم کر دیا۔ دونوں طرف کے ہزاروں سپاہی اس جنگ میں مارے گئے، لیکن محمود کا پلان بالآخر کامیاب ہو گیا۔ اس لڑائی میں ہندو شاہیوں کو شکست ہو گئی۔ بھیما میدان جنگ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ محمود نے آگے بڑھ کر نندنا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے اس قلعے کی دیواروں کے نیچے بارود لگانے کا کہا اور اس کے تیر اندازوں نے قلعے پر تیروں کی بارش کر دی۔ قلعے والوں نے بھی سرنڈر کر دیا اور یوں محمود نندنا میں داخل ہو گیا۔ اس حملے کے بعد بھی بہت سا مال اس کے ہاتھ لگا، جن میں ہتھیار بھی شامل تھے۔ اس ٹیک اوور کے بعد کچھ بڑا انٹرسٹنگ ہوا۔ الاتبی نے لکھا ہے کہ وہاں بدھا کے مندر میں ایک پتھر ملا جس پر لکھا تھا کہ یہ مندر 40,000 سال سے بنا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی بڑا حیران ہوا اور اس نے اسے ان لوگوں کی جہالت سمجھا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ تمام علماء اور حکماء کے مطابق زمین کی تو کل عمر ہی 7,000 سال ہے اور اس کے مطابق اب تو قیامت کی نشانیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس نے اپنے ساتھ آنے والے کچھ لوگوں سے بھی پوچھا، لیکن انہوں نے بھی اسے بتایا کہ یہ سب غلط ہے
और किसी ने इस पत्थर पर यकीन नहीं किया। अब महमूद से कौन इख्तलाफ करता, और वो भी ऐसे वक्त में जब वो किला फतह करके इसमें दाखिल हुआ था। महमूद ने सरग या सरीक को नंदना का इंचार्ज बनाया और त्रिलोचना पाला की सरकोबी के लिए कश्मीर पास का रुख कर लिया। हिंदू शाहियों का एक और कैपिटल अब इस जंग की भीड़ चढ़ चुका था। ना सिर्फ नंदना कैपिटल था बल्कि एक पुराना और कदीम सेंटर भी था। इस लड़ाई के बाद नंदना तबाह हो गया और ऐसा उजड़ा कि फिर आबाद ना हो सका। अब त्रिलोचना पाला जो कि कश्मीर में था, उसने दरिया तौसी जो कि दरिया झेलम का एक ट्रिब्यूटरी दरिया था, उसके पास पोजीशन संभाली। त्रिलोचना पाला के साथ कश्मीर के राजा की भेजी हुई एक बड़ी फौज भी थी जिसकी कमांड तुंगा के पास थी। राज तिरंगनी में लिखा है कि तुंगा जंग के लिए बेताब था और एक मौके पर तो वो गजनीयों की फौज के एक दस्ते को शिकस्त देने में भी कामयाब हो गया। इस जंग की एग्जैक्ट तारीख मेंशन नहीं, लेकिन अंदाजा यही है कि ये महमूद गजनवी की 1013 की कैंपेन के दौरान ही हुई थी। पंडित कल्याण ने लिखा है कि तुंगा इस कामयाबी के बाद इस कदर पुरजोश था कि उसने बाकी जंग में एक्सपीरियंस्ड शाही जनरल्स के मशवरों की परवाह न की और खुद ही फैसले लिए। अगले दिन लड़ाई में उसे एक रियलिटी चेक मिला जब फौजें मैदान में जंग के लिए उतरी। तुंगा अपनी पोजीशन छोड़कर मुकाबले पर उतर आया, लेकिन वो ज्यादा देर लड़ाई का जोर सह नहीं सका। अब्दुर्रहमान ने लिखा है कि वो मैदान से भाग गया। इस मौके पर त्रिलोचना पाला ने 3 कश्मीरी कमांडर्स के साथ मिलकर गजनवियों का भरपूर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी फौजों को इकट्ठा किया और मैदान में गजनवियों पर टूट पड़े, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तुंगा की शिकस्त ने पहले ही हिंदू शाही फौज की कमर तोड़ दी थी। त्रिलोचना पाला को इस जंग में शिकस्त हो गई और वो शिवालिक हिल्स की तरफ विड्रॉ कर गया। इस लड़ाई में हिंदू शाहियों का बहुत नुकसान हो चुका था। पहले नंदना उनके हाथ से गया और भीमा की फौज को शिकस्त हुई, और अब त्रिलोचना पाला और कश्मीर के राजा की मुश्तरका फौज भी महमूद के हाथों शिकस्त खा गई। ऐसा लगता था कि हिंदू शाहियों के लिए गजनवियों के खिलाफ कोई फार्मूला काम नहीं कर रहा था। वो कई जंगों में इनको शिकस्त देने के करीब भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी ऐसा ना कर सके। गजनवियों ने तौसी या तौही तक का इलाका सल्तनत में शामिल कर लिया, लेकिन ज्यादा अहम बात यह थी कि गजनी का मुआहिदा भी इन लड़ाइयों के साथ खत्म हो गया। अब इन्हें वो गारंटी हासिल नहीं थी कि महमूद इनके इलाकों पर हमला नहीं करेगा। एक मुख्तसर अमन के बाद अब दोनों के दरमियान फिर से बाकायदा हॉस्टिलिटीज का आगाज हो चुका था। इन जंगों में शिकस्त के बाद अब्दुर्रहमान का लिखना है कि सवाल ये नहीं रहा था कि हिंदू शाही बचते हैं या नहीं, बल्कि ये था कि हिंदू शाहियों का कब खात्मा होता है। त्रिलोचना पाला की अब कोशिश थी कि राज के लिए राजधानी तो हो, और उसके लिए उसने ट्राई की कि शिवालिक हिल्स के इलाकों को अपने कंट्रोल में ले आए, और इसी वजह से वो अब शारवा के राजा चंदर राय के साथ एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ चुका था। कहा जाता है कि इन इलाकों को कंट्रोल करने के लिए दोनों के दरमियान कई जंगें हुई, जिसमें इन दोनों के कई सिपाही मारे गए और खासा नुकसान हुआ, लेकिन फिर इन दोनों ने सुलह करने का फैसला कर लिया ताकि इस खून खराबे को रोका जा सके। दोनों के दरमियान यह भी तय हुआ कि त्रिलोचना पाला के बेटे भीमा की शादी चंदर राय की बेटी से होगी, ताकि दोनों के दरमियान एक फैमिली बॉन्ड क्रिएट हो जाए। चंदर राय ने पहले तो इस रिश्ते के लिए हामी भर ली, लेकिन भीमा जब शहजादी को ब्याहने के लिए शारवा आया तो राजा ने उसे कैद कर लिया और बदले में जंग के पुराने नुकसान का तावान तलब कर लिया। हिंदू शाहियों ने इसके बाद इन इलाकों में मजीद एक्सपेंशन का प्लान रोक दिया। अब्दुर्रहमान का लिखना है कि इनके दरमियान वक्तन फवक्तन जंगें होती रहीं, लेकिन सन 1018 में महमूद ने कनौज जाते हुए रास्ते में यहाँ का रुख कर लिया। भीमा उस वक्त भी शारवा की कैद में था। उसने राजा को मशवरा दिया कि वो अपना किला छोड़कर जंगल में चला जाए। भीमा को लगता था कि अगर चंदर राय को शिकस्त हो गई तो महमूद उसे कहीं इस्लाम कबूल करने पर मजबूर ना करे। इस कैंपेन में महमूद ने रास्ते में बारान, महाबान और मथुरा पर भी कब्जा कर लिया। मथुरा के बारे में फरिश्ता ने लिखा है कि उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे अमीर शहर था। उसने कनौज पर हमला करके प्रातिहारा डायनेस्टी के राज्यपाल को भी शिकस्त दे दी। राज्यपाल शहर छोड़कर निकल गया और कुछ रेजिस्टेंस के बाद गजनवियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। महमूद ने हमले के बाद इस पूरे शहर को जला दिया। उसने वापसी के सफर में मंज, असी और शारवा को भी तबाह कर दिया। महमूद की इसी कैंपेन में हिंदू शाहियों का क्या बना ये क्लियर नहीं, लेकिन शारवा पर उसके हमले के दौरान त्रिलोचना पाला का बेटा भीमा, जो कि वहां पर उस वक्त कैद था, वो वहां से भाग निकला। बाकी ख्याल किया जाता है कि हिंदू शाही अभी तक अपनी शिकस्तों से संभल रहे थे और त्रिलोचना पाला कहीं शिवालिक हिल्स में ही था। जब महमूद शारवा की तरफ बढ़ रहा था तो हिंदू शाही राजा ने उस वक्त मालवा की
परमारा डायनेस्टी के राजा भोजा देवा के पास पनाह ली थी। महमूद के इन हमलों से आसपास की रियासतें भी फायदा उठा रही थी। महमूद के हाथों हारने वाला राजा अपनी राजधानी तो तबाह करवा बैठता, लेकिन उसकी पोजीशन भी बहुत कमजोर हो जाती। यूं पास के राजाओं को किसी भी हारे हुए राजा से अपना पुराना स्कोर सेटल करने का मौका मिल जाता। राज्यपाल की शिकस्त के बाद कालिंजर के राजा चंदेला विद्याधारा ने हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया और उसके लिए एक्सक्यूज ये बताया कि इसने मुसलमानों की अतात कबूल कर ली थी। चंदेला विद्याधारा को मुस्लिम हिस्टोरियंस ने राजा नंदा भी लिखा है। इसने गजनवियों के हमलों को रोकने के लिए एक अलायंस भी बनाने का फैसला किया ताकि दोआब में इनके हमलों को रोका जा सके। इसमें दोआब के कुछ राजाओं के साथ हिंदू शाही भी शामिल हो गए। त्रिलोचनापाला की कालिंजर के राजा विद्याधारा या नंदा के साथ अरेंजमेंट थी कि वो उसकी सल्तनत की वापसी के लिए उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ जब महमूद को इसकी खबर मिली तो उसने फौज लेकर फिर हिंदुस्तान का रुख कर लिया। उसने ये मार्च अक्टूबर 1019 में किया ताकि राजपूत राजा नंदा और उसके एलाइज को कुचला जा सके। अब महमूद की इस फौज का मुकाबला करने के लिए त्रिलोचनापाला ने भी शिवालिक हिल्स से बाहर निकलने और अपने नए एलाइज का साथ देने का फैसला कर लिया। राजा नंदा या विद्याधारा ने त्रिलोचना की फौज के जिम्मे लगाया था कि वो महमूद की फौज को दरिया पार करने से रोके। उसने राहिब दरिया, जिसे अब शायद राम गंगा दरिया कहा जाता है, उसके पास पोजीशन संभाल ली ताकि महमूद की फौज को ये दरिया पार करने से रोका जा सके। ये दरिया बहुत गहरा था और महमूद उसे पार करने से हिचकिचा रहा था। महमूद ने अपनी फौज को हौसला बढ़ाया तो उन्होंने इस दरिया को पार करने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन उसकी फौज के कई सिपाही इस दरिया को पार करते डूब गए। कुछ दरिया के दूसरे किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन त्रिलोचनापाला ने आगे 5 हाथी और तीरंदाज खड़े कर रखे थे ताकि इन लैंड करने वाले सिपाहियों को रोका जा सके। लेकिन अल-उतबी का कहना है कि इसके बावजूद वो कामयाब हो गए। निजामुद्दीन ने इन सिपाहियों की तादाद 60 लिखी है, जबकि फरिश्ता ने लिखा है कि ये 8 कमांडर्स थे जिनके साथ उनके सिपाही भी थे। जब दीगर सिपाहियों ने इनको यूं दूसरी तरफ किनारे पर जाते देखा तो वो भी दरिया में कूद पड़े और यूं ये तमाम फौज दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। महमूद को पता चला कि हिंदू शाही फौज यहाँ से रिट्रीट करने का इरादा रखती है। ऐसा होने से पहले ही महमूद ने अपनी फौज को फौरन बैटल पोजीशन संभालने के ऑर्डर दे दिए और हिंदू शाही फौज पर हमला करने का कहा। इस फौज का हमला बहुत जोरदार था और त्रिलोचनापाला की फौज इस हमले से संभल न सकी, जो जंग के लिए तैयार न थी। त्रिलोचनापाला को शिकस्त हो गई और वो वहां से निकल गया। कहा जाता है कि इस लड़ाई में वो जख्मी भी हुआ। गजनवियों की फौज ने पास में बरी के शहर पर, जो कि बुलंद शहर कहलाता है, उस पर भी कब्जा कर लिया। इस कामयाबी के बाद उनके हाथ बहुत कुछ लगा। इसमें 270 हाथी शामिल थे, हीरे जवाहरात इसके अलावा थे। लेकिन दीवान फर्की के मुताबिक इस जंग में पकड़े जाने वालों में हिंदू शाही राजा की 2 बीवियां और 2 बेटियां भी शामिल थी। इब्नुल असीर में लिखा है कि इस जंग में शिकस्त के बाद त्रिलोचनापाला ने महमूद के साथ बातचीत की कोशिश की, लेकिन उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब्दुर्रहमान का लिखना है कि त्रिलोचना, जिसे शायद जंग के बगैर हार मानने की आदत नहीं थी, अगर वो राजा नंदा के पास उसके कैंप में पहुंचा होगा तो उसे ये जानकर शौक लगा होगा कि उसका एलाय महमूद की फौज के आने से पहले ही मैदान छोड़कर निकल चुका था। वहां पहुंचने से पहले महमूद की फौज के एक दस्ते ने उसकी फौज के दस्ते को शिकस्त दी थी। राजा नंदा इस शिकस्त से इतना डिमोरलाइज हो गया कि उसने रात को ही वहां से निकलने का फैसला कर लिया और अपना माल असबाब छोड़कर चला गया। उसकी फौज की तादाद महमूद की फौज के मुकाबले में ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद उसने मुकाबले के बगैर ही मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। निजामुद्दीन और फरिश्ता ने लिखा है कि यह वही विद्याधारा था जिसने अपनी हिंदुस्तानी जुबान में महमूद की शान में बाद में एक कसीदा भी लिखा था, जब वो सन 1021-22 में कालिंजर के किले में उसके पास कैद था। त्रिलोचनापाला के पास ना तो अब फौज थी और ना ही माल, उसका एलाय भी जा चुका था। इब्नुल असीर में लिखा है कि इन हालात में कुछ बागी फौजियों ने उसे असैसिनेट कर दिया। अल बैरूनी ने इसकी तारीख सन 1021 लिखी है। इसकी एग्जैक्ट वजह क्या थी ये किसी को मालूम नहीं। एक अंदाजा यह है कि उसे असैसिनेट करवाने में उसके दुश्मन शारवा के राजा का भी हाथ हो सकता है। त्रिलोचनापाला के साथ हिंदू शाहियों का एक और दौर खत्म हो गया। उसने हार नहीं मानी और वो आखिरी दम तक महमूद के खिलाफ लड़ता रहा। उस वक्त तक हिंदू शाही सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी। ना तो अब इनके पास फौज थी और ना ही वसाइल। राजा तो था लेकिन इसकी राजधानी नहीं थी। इसके बाद महमूद ने 1022 में लाहौर को भी अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। ये वो हालात है जिनमें त्रिलोचनापाला के बाद उसका बेटा भीमापाला हिंदू शाही राजा बना। उसने सन 1021 में हिंदू शाहियों का राज संभाला। भीमा के हवाले से बहुत कम मालूमात है।
सिर्फ उसका नाम मिलता है। शाही सल्तनत अब सिर्फ नाम की बाकी थी। कहा जाता है कि इसके कंट्रोल में पंजाब के कुछ इलाके थे। वो अपने बाप के दौर में नंदना का गवर्नर भी रहा था, जो कि उस वक्त शाहियों का कैपिटल था, और उसने ही नंदना की लड़ाई में गजनवियों का मुकाबला किया था। यह भी कहा जाता है कि इस लड़ाई में इस कदर बहादुरी से वो लड़ा था कि मुस्लिम हिस्टोरियंस ने भी उसे भीमा दी फियरलेस लिखा था, जैसा कि लुतबी ने लिखा। शारवा के राजा की कैद से वो 1019 में आज़ाद हुआ था या भाग निकला था जब महमूद ने वहां पर हमला किया था। वो हिंदू शाही राजा बनने के बाद सिर्फ 5 साल जिंदा रहा और उसका इंतकाल 1026 में हो गया था। भीमा इस हिंदू शाही सल्तनत का आखिरी नाम था। इसके बाद ये डायनेस्टी एक तरह से खत्म हो गई। इसके बाद इसे रिवाइव करने की कुछ कोशिशें भी हुई, लेकिन बात नहीं बनी। महमूद के हमले इसके बाद भी जारी रहे। इसके बाद 1026 में महमूद ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया, जहां से उसे 20 मिलियन दिनार का माले गनीमत मिला। महमूद ने यहाँ हुकूमत कायम नहीं की, लेकिन हिंदुस्तान उसकी गजनी एम्पायर के लिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स रहा। महमूद का इंतकाल 1030 में हुआ और उसकी जगह उसका बेटा मोहम्मद गजनी के तख्त पर बैठा। उसके भाई के साथ उसकी तख्त नशीनी की लड़ाई में गजनी सल्तनत की ताकत का शराजा बिखर गया। गजनी सल्तनत आने वाली एक और सदी कायम रही, लेकिन इनमें पहले वाला दमखम ना था जो कि महमूद के वक्त था। गजनवियों और हिंदू शाहियों के दरमियान ये निस्फ सदी तक जंगें जारी रही। काबुल और गजनी के कंट्रोल से शुरू होने वाली लड़ाई फिर हिंदू शाहियों के अपने कैपिटल्स तक आ गई और बिलाखिर इन जंगों का खात्मा इस हिंदू शाही डायनेस्टी के खात्मे के साथ हुआ। गजनवी हर जीत के साथ ताकतवर होते चले गए। हिंदू शाही हर हार के साथ भी इंतकाम के लिए वापस आते रहे। लेकिन यह बरसगीर की तारीख का एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाली सदियां यहाँ की सियासत, मुआशरत और कल्चर को बदल कर रख दिया। पहाड़ों के पास से ये बैरूनी हमलावर इससे पहले भी आते थे और बाद में भी आते रहे, लेकिन इन हमलों के बाद इनमें मजहब का रंग शामिल हो गया। हमलावर इन जंगों की रिलीजियस जस्टिफिकेशन बताने लगे और रोकने वाले भी। जब यहाँ मुसलमानों ने अपनी हुकूमतें कायम की तो तब भी इन हमलों के लिए रिलीजन की जस्टिफिकेशन ही दी जाती रही, जैसा कि तैमूर ने अपने हमले के दौरान किया था। इसीलिए इन जंगों को इस नजरिए से ही देखा जाता है, ना कि उस वक्त के हालात, इकोनॉमी और कल्चर के लेंस से। और इन जंगों को देखने का एंगल इतना पोलराइज्ड है। आपके ख्याल में ये जंगें क्यों लड़ेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।